जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का कलीम सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से हम लेकर के आए हैं आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर साइंस का। ठीक है ना। तो साइंस में सभी को पता है कि टोटल प्रश्नों की संख्या जो होती है वो 80 होती है, लेकिन आपको करना जो होता है वो 40 होता है। ठीक है, इस बात को खास जो है आप लोग वो ध्यान में रखें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो है ना वो पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है समझते हैं यहाँ पे। तो ध्यान रखें, है ना, ये भी कोड वगैरह जो है ना, जो भी इंट्रोडक्शन लिखना होता है यहाँ पे लिखी होती है। शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आपको बताना है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, शून्य होती है, ऋणात्मक होती है, अनंत या धनात्मक। तो ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण की बात की जा रही है तो सी हो जाएगा आंसर, अनंत। ठीक है, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो जहाँ पे किरणें टकराती है आपस में तो ध्यान रखिएगा दर्पण के आगे। चलिए तीसरा सवाल को देखते हैं। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण जो बनेगा वो कितना होगा। देखिए, आपने परावर्तन का नियम याद किया होगा जिसमें आपको बताया हो गया होगा, है ना, कि आई बराबर आर होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपतन कोण जो है ना, वो बताया होगा कि 30 डिग्री है। ठीक है, तो 30 डिग्री ये है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि परावर्तित किरण और आपतित किरण का बीच का बताइए। तो दोनों मिला देंगे तो कितना हमारे पास हो जाएगा, आंसर डी 60 हो जाएगा। ठीक है, अगला आती है इसके बाद चौथा में कहा जा रहा है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल। तो जो किरण आपतन बिंदु से टकराएगी वही किरण परावर्तित होती है तो उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे भी प्रकाश की चाल जो हमारा है ना वो सी हो जाएगा, आंसर डी वाला। पांचवा सवाल आते हैं, गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है, फोकस पर लिया जाता है या वक्रता केंद्र पर लिया जाता है या ध्रुव पर। तो ध्यान रखिएगा वो ध्रुव पर। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। छठा प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है। तो सघन से विरल में जाएगी तो बढ़ती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विरल में जाएगी तो क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया इस सेशन को तो अभी तक जस्ट आप शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा वो जल्दी से आपको जो है वो मिल पाए। ठीक है, सातवां प्रश्न आज का हम देखते हैं, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि जो है वो राशि जो है बदलती है, इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। तो सात का आंसर जो हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, वो तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति आपसे पूछा गया है तो सेंटीमीटर में है बाबू। ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा है ना वो क्या हो जाएगा, आंसर जो है हमारा है ना वो चला जाएगा दो डायोप्टर के अंदर में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, 9 में आते हैं। तैलीय कागज होता है तो आप लोग को बताया गया होगा कि एक पारदर्शक पदार्थ होता है, एक अपारदर्शक होता है और एक पारभाषक, जिसको हम है ना पारदर्शक अपारदर्शक और पारभासी पदार्थ भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो तैलीय कागज जो होता है उसमें प्रकाश पार करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है ना। तो उसको हम पारभाषक कहते हैं, पारभासी पदार्थ के नाम से भी इसे जानते हैं हम लोग। ठीक है, जिससे प्रकाश कुछ भी ना पार करे वो पारदर्शक होता है, और जिसमें प्रकाश जो होता है ना एकदम सा पार कर जाए उसे हम पारदर्शक कहते हैं। ठीक है, 10 में आते हैं, प्रकाश की चाल न्यूनतम जो होती है वो कम जो होता है वो किस में होता है। तो सबसे कम जो होता है वो कांच के अंदर में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो वो दृष्टिपटल होता है। ठीक है ना। 12 में आते हैं, नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग को हम क्या कहते हैं, है ना, तो उसे कहा जाता है कॉर्निया। क्या कहा जाता है, कॉर्निया। 13 में आते हैं, बाईफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष जो है ना वो दूर किया जाता है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो दोष होता है ना आँखों में, वो निकट दृष्टि दोष भी होता है, दूरदृष्टि भी होता है और जरा दृष्टि दोष भी होता है। लेकिन बाईफोकल लेंस की बात की जा रही है तो बाईफोकल लेंस जो होता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जाकर के जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद 14 में करा, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील है ना। रॉड्स का मतलब यहाँ पे कोई सरिया उरिया नहीं समझना, है ना। वो दंश कोशिका जो हमारे पास होती है, क्षण कोशिका है ना, जो हमारी आंखों में पाई जाती है, उसके बारे में ये बात की जा रही है।
तो रॉड्स कोशिका किसके प्रति संवेदनशील है? जब धुंधली रोशनी होती है वहाँ पे काम करती है ये। आगे आते हैं 15 में, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, क्या चीज़ नहीं होता है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कॉर्निया, रॉड्स और कोन्स, पुतली और लेंस, है ना। तो रॉड्स और कोन्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, रॉड्स और कोन्स हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइएगा। ब्लाइंड स्पॉट जो है वो नहीं होता है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे काम करती है? तो आप लोग को पता होगा कि उसमें प्रभाव पे काम करती है, ठीक है। 17 में आते हैं, किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह जो है वो नहीं होता है? देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आप लोग को, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ना आंसर को देते रहिएगा, और लास्ट में आप देखिएगा कि टोटल 80 में से कितना प्रश्न जो है आप वो सही कर पाए हैं। अगर यहाँ पे अगर कम प्रश्न कर पाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को ज़रूर शेयर करें। चलिए, तो इसका आंसर बताइए कि धन और ऋण चिन्ह जो है ना, वो नहीं होता है किसके अंदर में, ठीक है ना। तो वो कुंडली में ध्यान रखिएगा, धन और ऋण वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा ए वाला। सी में टिक हो गया है, माफ़ कीजिएगा, ए में। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा विद्युत हीटर की तार की कुंडली जो है वो बनी होती है ना। तो देखिए यहाँ पे आंसर सोच समझ के मारिएगा, क्योंकि नाइक्रोम भी दिया हुआ है और टंगस्टन भी दिया हुआ है। तो अब बताइए कि नाइक्रोम में और टंगस्टन के अंदर में किसका आंसर हम जो है ना करेंगे? तो ध्यान रखना, फटाक से बताइए आप लोग उनमें से क्या होगा इसका आंसर। तो 19 का आंसर हमारा हो जाएगा नाइक्रोम में, है ना, क्योंकि विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है बाबू वो टंगस्टन की बनी होती है, ठीक है ना। तो गलत नहीं कीजिएगा इस आंसर का। कहा जा रहा है कि यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं ऊर्जा, ठीक है। आगे चलिए कि इसमें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है ना वो किसने की थी उसके बारे में आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेड ने, ठीक है ना। आगे चले 22 में, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो है वो होती है काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, या तो फिर कहा जा रहा है सर कि है ना दोनों होता है। तो ध्यान रखिएगा काल्पनिक होती है। 23 में आते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा जिससे उत्पन्न होता है उसको जनरेटर यानी जनित्र कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, लघु पतन के समय प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? कहा जा रहा है परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या तो कहा जा रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब लघु पतन का समय होता है तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर कि प्रतिरोध जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। आगे चले, कहा जा रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व जो वो कौन है? हीलियम है, एल्यूमिनियम है, या यूरेनियम है, या क्रोमियम है? तो ध्यान रखना बाबू, नाभिकीय विखंडन करना है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखिए। न्यूक्लियर एनर्जी जब हम पैदा करते हैं तो यूरेनियम से, ठीक है ना, यहाँ पे यूरेनियम हो जाएगा। 26 में करा प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ना वो क्या है उसके बारे में बताइएगा। तो ऊर्जा का मेन स्रोत जो है वो सूर्य है, ठीक है ना, ध्यान रखना। निम्न में किसका अर्थ जो है ना वो जल होता है? तो हाइड्रो का मतलब जल होता है। कितना अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। इसी प्रकार के सवाल जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे बाबू, घबराने की जरूरत नहीं है। बस हो सकता है थोड़ा सा पूछने का तरीका जो हो वो अलग तरीके से हो, लेकिन सवाल इसी तरीके के वहाँ भी आएंगे, ठीक है। 28 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं कॉपर धातु लिखा हुआ, FeSO4 फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा युग्म जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया को दिखाने का काम करता है। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट को यहाँ पे देखें हम, इसके विलयन को हम कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाइएगा ना तो ये एकल विस्थापन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चले इसके बाद, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना वो कैसा अभिक्रिया है आपके बारे में इससे पूछा जा रहा है। तो साग सब्जी जब देखते होंगे, गोबर उबर साग सब्जी के छिलके उलके जब सड़ते होंगे तो वहाँ पर उष्मा निकलती है, तो वो कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। 30 में आते हैं, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो दहन में क्या ऑक्सीकरण होता है बाबू? हाँ होता है। श्वसन में तो होता ही है। भोजन का पचना, बिना ऑक्सीजन का भोजन जो होता है वो टूटेगा ही नहीं, तो भोजन पचेगा नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आंसर डी हो जाएगा अपक्षेपण।
आगे चलते हैं 31 में देखते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। बाबू देखिए, ध्यान रखना, ग्लूकोज पूछा है तो हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो चीनी का पूछ दे, तो दोनों आप याद कर लीजिएगा, है ना। C6H12O6 है ना, तो कहाँ पे लिखा हुआ, सी में। और चीनी का क्या चीज़ होता है बाबू, तो C12 है ना, H22 O11 होता है, ठीक है ना। इस बात को खास ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं इसके बाद 32 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन समीकरण जो है वो संतुलित नहीं है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जल की अभिक्रिया जो है वो क्या संतुलित है, तो जी हाँ सर, है ना। 2 दूनी की 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन भी 2 है यहाँ पे देखें तो पोटेशियम 2 है, क्लोरीन भी 2 है, ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ भी 6 है, इधर में भी 6 है, तो यहाँ भी बराबर है। अगर सी में देखते हैं HCl को, तो यहाँ भी बराबर है। यहाँ पर देखते हैं PbNO3 की होल टू बस PbONO2O2, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 2 2 4 और 1 5, इधर में है 6। तो ध्यान रखना यहाँ पे आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। आराम से एकदम एक एक ऑप्शन को बढ़िया से चेक कीजिएगा आप लोग कि दोनों तरफ तत्वों का परमाणु संख्या जो है वो बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं तो वो संतुलित नहीं है, अगर बराबर है तो संतुलित है। 33 में आते हैं, कहा जा रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो सबसे पहले बात आप याद कीजिए, अम्ल, क्षार और लवण का चैप्टर में आपको बताया गया है कि लाल लिटमस को अगर नीला कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, लाल लिटमस को नीला कर रहा है यानी कि उसको हम भस्म कहेंगे सर, है ना, क्षार, ठीक है। तो जब अगर भस्म है तो भस्म का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से ऊपर होगा सर, है ना। 7 से ज़्यादा, क्योंकि 7 उदासीन होता है, उससे ऊपर चलिए तो उससे ऊपर कहाँ तक जाएगा, 14 तक, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए कि 7 से ऊपर और 14 के बीच में कोई अंक यहाँ पे है, तो जी हाँ सर, 4 अम्लीय हो जाता है, 7 उदासीन है, 5 अम्लीय है। जबकि हमको पता है यहाँ कह रहा लाल लिटमस नीला कर देता, तो आंसर क्या जाएगा, बी में हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 34 में कह रहा है यसद पुष्प हम किसको कहते हैं या क्या है ना, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जिंक, जेडेनो, ठीक है। आगे चलते हैं इसके बाद 35 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है ना, CO2। अच्छा, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि CO2 वायुमंडल में जो है वो कितना प्रतिशत है, उसके बारे में बताइए। और अभी तक अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं और लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अभी तक जो भी बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चे देखिए हमारे चैनल पे वीडियो को देखते हैं और चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसा गलती ना करें, क्योंकि आप जब हमारे सेशन को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत करके, है ना, सब्सक्राइब का भी बटन दबा ही लीजिए। चलिए आगे आते हैं 36 में। 36 में कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल होता है, तो मधुमक्खी बोले बाबू चाहे चींटी बोले, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इन सारे चीज़ों में जो होता है वो फॉर्मिक एसिड, लेकिन फॉर्मिक एसिड यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया, तो फॉर्मिक एसिड को और किस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग को पता है सर कि उसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा गया है आपसे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जिनको याद है वो तो डायरेक्ट टिक लगा लेंगे, लेकिन जिनको नहीं याद है वो याद कर लीजिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, यानी 1/2 H2O को हम बोलते हैं, ठीक है। 37 में आते हैं इसके बाद, 37 हो चुका है ना। 38 में आते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अम्ल, क्षार, लवण अगर आपने पढ़ा होगा तो आप लोग आराम से इसका आंसर कर लेंगे कि अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, यानी आंसर हमारा सी जो हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 39 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो सबसे अधिक होगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है ना। सिलिकॉन है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, फास्फोरस दिया हुआ है, यहाँ पे सोडियम दिया हुआ है। तो देखिएगा बाबू, यहाँ पर इसका जो हो जाएगा वो 11 हो जाएगा, एल्युमिनियम आता है 13 में, ठीक है, मैग्नीशियम के बाद ये है हमारा सिलिकॉन और ये है हमारा फास्फोरस। तो जल्दी से बताइए, है ना, सबसे ज़्यादा लेकर परमाणु संख्या जो किसका है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या होता है, ठीक है ना, 15, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसी के पास बचेंगे संयोजी सेलों में, ठीक है। आगे चलते इसके पास, आगे चलते हैं, क्यूप्राइट जो है निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, इससे आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको पता होगा कि पारा का जो होता है बेटा वो सीनेबार होता है, ठीक है ना, HGS। इसके बाद जिंक ब्लेड और जिंकाइड वगैरह जो होता है वो जिंका होता है। एल्यूमिनियम की अगर हम बात कर ले तो एल्युमिनियम का बॉक्साइड होता है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, 41 में आते हैं, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो इसका परमाणु संख्या सबसे पहले ध्यान रखिएगा कितना होता है, तो परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 2 और
6, ठीक है ना। अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी ऑक्सीजन का, 2 हो जाएगा। आगे चले, ठीक है। आगे में कह रहा कि गंधक की परमाणु संख्या क्या है वो पूछा जा रहा है। तो गंधक हम कहते किसको, पहले ये पता करो, ठीक है ना। ऐसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में लिख भी दिया है, 42 नंबर में इंग्लिश में आइए, द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, यानी सल्फर को ही हम क्या कहते हैं बाबू, गंधक कहते हैं। और सल्फर जो उसका परमाणु संख्या होता है वो 16 होता है। तो आप डायरेक्ट बता दीजिए अब, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 43 में आते हैं, अभिक्रियाशील समूह CO है, ठीक है ना। और दोनों तरफ जो है बेटा, है ना, आपको पता है ना कि एल्किल समूह यानी R यहाँ पे जुटेगा, ठीक है, कोई भी। तो अब बताइए इसमें एल्डिहाइड समूह है ना, ईथर समूह है, तो ईथर में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। ईथर में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। कार्बोनिल समूह है एल्कोहल में, तो एल्कोहल में भी आपको पता होगा कि OH लिखा हुआ रहता है ना, OH लिखा हुआ रहता है ना। तो क्या हो जाएगा इसमें, कार्बोनिल समूह। तो आंसर क्या आंसर हो जाएगा, डी वाला। 43 में आते हैं 44 में, देखिए बिल्डिंग आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना। तो एक बिल्डिंग जो है ना, वहाँ पे जो गैस का उपयोग किया जाता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो एक रॉड से आपने देखा होगा बिल्डिंग करते हुए, और गैस बिल्डिंग भी होती है, ठीक है। तो उसमें मेथेन होता है, एथाइन होता है, एथिन होता है या एथेन होता है, उसके बारे में पूछा गया आपसे, ठीक है ना। तो एथाइन होता है बाबू। आगे चले 45 में, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो देखिए आवर्त होता है बेटा, है ना, कई गो, तो 7 गो होता है, ठीक है ना। और वर्गों की संख्या 18 होती है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें, है ना, गिनती कीजिए, है ना, शुरुआत से, तो आपको पता चलेगा, है ना। अगर आधुनिक आवर्त सारणी को देखिएगा तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा जा करके 14 वाला में, ठीक है ना। आगे चले 46 में आते हैं, कह रहा एथाइन कार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सात संयोजी बंधन जो है वो दिखाई आपको पड़ने वाला है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले पता कीजिए, कार्बन उनके यौगिक चैप्टर में आपको बताया गया होगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त वाला में तो आप लोगों को पता है कि सिंगल बॉन्ड आता है, एक बंद होता है वहाँ पे। लेकिन आप असंतृप्त पढ़ोगे तो उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, उसमें डबल भी आता है और एक में ट्रिपल भी आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि एथाइन जो होगा, है ना, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो 46 का सी आंसर हो जाएगा। 47 में आते हैं हम लोग, 47 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक हाइलोजन तत्व है, ठीक है ना। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। तो ये हाइलोजन तत्व होते हैं, ठीक है। लेकिन इस हाइलोजन तत्व में आपसे ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो है वो कौन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है या फ्लोरीन है। तो सबसे ज़्यादा हमारा हो जाएगा ए फ्लोरीन, ठीक है। आप लोग फ्लोरीन की संयोजकता कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए क्या होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, अभी जस्ट हमने बताया, तो 7 आवर्त होते हैं, है ना। वर्गों की संख्या 18 होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, सही है। अब कह रहे सर इसकी संयोजकता क्या होगी। तो सबसे पहली बात है ना बेटा कि ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर 19 है, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 2 8, ठीक है ना। उसके बाद फिर हो जाएगा 8, है ना। तो कितना हो गया हमारा, 8 2 10 और 8 18, बचा कितना, 1, ठीक है ना। कितना बचा, 1। तो अब बताइए यहाँ पे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लास्ट कक्ष में कितना बच रहा है इनके पास, है ना। तो एगो बच रहा है। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी हमारा, तो पोटेशियम की संयोजकता हो जाएगी हमारी 1, ठीक है। आगे चलिए इसके बाद 50 में कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या, बाबू अभी जस्ट बताए थे हम, है ना। तो ऊर्ध्वाधर जो हो जाएगा इस तरीके से जो होता है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, और इधर से आवर्त कहते हैं बाबू, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। बढ़िया से एकदम याद कर लीजिए ठीक ठाक से, है ना, डी वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद 51 में आते हैं, निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, इसके बारे में आपको बताना है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 19, है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया। अब ए भी जो है ना ये कोई तत्व नहीं है बाबू, ठीक है ना। ये सिर्फ बता रहा है कि बताइए कि इसमें परमाणु संख्या को देख करके आपको बताना है कि कौन जो होगा वो धातु होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 है, 9 है ना, परमाणु संख्या दिया हुआ। नीचे वाला को परमाणु संख्या कहते हैं, ऊपर वालों को परमाणु भार। तो यहाँ पे 9 जब दिया हुआ है तो 9 जो है अधातु है, ठीक है। इसके बाद अगर हम आते हैं सी वाला ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन है ना। अब ये सी का मतलब कार्बन मत समझिएगा, ठीक है ना। अच्छा इस कार्बन माफ़ कीजिएगा, है ना, कार्बन ऐसे 4 में आता है ना। ये 6 है हमारा, ठीक है। इसके बाद चले हम, तो इसके बाद आ गया हमारा, है ना, कितना हो जाएगा,
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमने कुछ गलती बता रहे थे, ठीक है। डी में आते हैं तो यहाँ पर कितना बेटा 8 है ना, तो 8 कितने किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। अब यहाँ पर बी वाला ऑप्शन को देखें तो लिखा हुआ B1224, यानी इसका मतलब हो गया यहाँ पे कि 12 जो होता है सर वो मैग्नीशियम का होता है, Mg है ना, Mg का 12। अब मैग्नीशियम क्या धातु है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। 52 में आते हैं, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है, ठीक है। कागज उद्योग है, टिम्बर उद्योग है, लाख उद्योग है, या इनमें से सभी। तो देखिए इन सारे चीज़ों को अगर हम इनके कच्चे माल का स्रोत को देखें तो सारा का सारा जो है ना वो जंगल पे ही आधारित है। तो इनमें से सभी डी वाला हमारा जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 53 में आते हैं, कह रहा सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को हम क्या कहते हैं, तो टपकन सिंचाई के नाम से, है ना, ड्रिप कहते हैं इसको। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो 1973 में। आगे चले, कवक में पोषण होती है लेकिन कौन सी विधि पाई जाती है उसमें, है ना, ये पूछा गया है आपसे। तो उसमें पाया जाता है मृतोपपोषी, ठीक है ना। आगे चले 56 में, काजरा निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। मृत घास पौधे हो जाएगा इसमें, है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चले, मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ जो होती है वो कहाँ से होती है, तो शुरुआत करने की बात कर रही है तो मुख गुहा से हो जाएगा आंसर, ये वाला सही हो जाएगा। 98 कह रहा सज्जियों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम है, तो सज्जियों में श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, प्रजनन भी होता है, तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब कह रहा बाबू की किण्वन की प्रक्रिया होती है, हाइड्रा में होता है, अमीबा में होता है, या ईस्ट में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना, कि हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में मुकुलन वो जनन की प्रक्रिया है, ठीक है ना। अमीबा वगैरह में, ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। आगे चले, 60 में कह रहा है कि वायवीय श्वसन की क्रिया जो है निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाए। तो वायवीय श्वसन की बात करें तो वायवीय श्वसन की क्रिया में हम लोग कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और निकालते हैं कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कह कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। आगे चले, पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है, सभी को पता है वाष्पोत्सर्जन क्या चीज़ है, कैसी प्रक्रिया, जिसमें पेड़ पौधे के पत्तियों से जो होता है ना जल जो होता है वो बाहर निकलती है। तो आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे चलिए इसके बाद 63 में आते हैं, तो कह रहा मानव हृदय में किस तंत्र का भाग, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, पाचन का है, श्वसन का है, उत्सर्जन का है। तो हार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो वो परिसंचरण तंत्र का है, ठीक है। 64 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो फाइब्रिनोजिन, है ना, प्लेटलेट भी कहा जाता है इसको, थ्रोम्बोसाइटस के नाम से भी इसे हम जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलें, पादप अपशिष्ट संचित होता है, तो बहुआ देखिए, पादप अपशिष्ट का मतलब है कि जो उसका उत्सर्जी पदार्थ होता है ना वो कहाँ होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो छाल में भी होता है पौधे के, कोशिका का जो रिक्त स्थान होते हैं वहाँ भी होता है, पत्तियों में भी होता है। तो आंसर हमारा डी वाला सही हो जाएगा। 66 में आते हैं, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो एमिनो अम्ल के विखंडन से हमारा अमोनिया का निर्माण होता है, NH3। 67 में कहा जा रहा है सर वृक्क का प्रधान काम क्या चीज़ होता है, प्रजनन करना, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे, हाँ प्रजनन है ऑप्शन में, पाचन है, उत्सर्जन है, ATP। तो ATP जो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उत्सर्जन का काम करता है, किसका काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है। चलिए आगे आते हैं इसके बाद, इनमें कौन जो है पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन आपको बताया हो गया 5 प्रकार के, ठीक है। तो इसमें से ध्यान रखिएगा, इंसुलिन, इंसुलिन तो बाबू है ना ये मानव के शरीर के अंदर में पाया जाता है, जो आप लोगों को पता होगा कि शुगर का यानी चीनी का पाचन ये करता है। थायरॉक्सिन, ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला, एस्ट्रोजन पुरुषों में, है ना, जनन के लिए। तो साइटोकाइनिन, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जो है वो एक पादप हार्मोन है। अब देखिए यहीं से एक और सवाल है पादप हार्मोन से कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है, तो एथिलीन होता है, ठीक है ना। आगे चलिए इसके बाद 70 में कह रहा है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो है ना बाबू वो पूछा गया आपसे कि कितनी होती है, तो कितना होता है, 12 जोड़ी, कितना, 12 जोड़ी। 71 में आते हैं, रुधिर चाप नियंत्रित जो होता है वो किसके द्वारा, थाइमस के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, एड्रिनल के द्वारा होता है, या विरिसन के द्वारा होता है ना, तो एड्रिनल के द्वारा, आंसर सी। 72 में आते हैं, जनन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, ये बताइए, द्विखंडन से होता है, मुकुलन से, लैंगिक जनन से, इनमें से सभी। तो देखिए हाइड्रा में तो ऐसे पता चला है कि लैंगिक तो होगा नहीं सर, ठीक है ना, अमीबा आपको कहा नहीं गया है, तो आंसर बी चला जाएगा, मुकुलन में, ठीक है।
कहा जा रहा है कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, सही बात है। लेकिन पुष्प में नर भाग जो है ना वो किसको कहते हैं, ठीक है। तो पुंकेसर के समूह को हम पुमंग कहते हैं, तो पुंकेसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। वर्तिकाग्र जो है सर वो स्त्री का भाग है ना, वर्तिकाग्र, ठीक है। और अंडाशय 74 में आते हैं। 74 में कह रहा शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु पुरुषों में बनता है, ठीक है। तो गर्भाशय तो नहीं होगा, गलत है। अंडाशय नहीं होगा सर, ठीक है। मूत्राशय से तो यूरिन निकलता है, यूरिन जो है सर मूत्राशय में, यूरिन ब्लडर में क्या होता है, जमा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विरेचन, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विरेचन। विरेचन में शुक्राणु जो है सर वो बनता है। कहा जा रहा 75 में यहाँ पे कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि ऑक्सीजन होता था तो फिर जीवन रहबे करता, ठीक है। तो जीवन नहीं था, उसके पीछे का रीजन ये था कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो है सर वो नहीं है। अगला कि आर्कियोपटेरिक्स के संबंध में निम्नांकित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, इसके बारे में आपसे कहा गया। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और समझिए। यह जीवाश्म है, बिल्कुल सर जीवाश्म है, सही कहा गया है। इनके जबड़े में दांत और अंगुलियों के नख निशान देखे गए हैं, जी हाँ। तो इनके डैने में पंख विद्यमान थे, जी हाँ ऐसा था। तो आंसर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। 77 में आते हैं। 77 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है, यानी बदल सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा घोंघा। क्या हो जाएगा, घोंघा जो है अपना लिंग को वो चेंज कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जलमंडल, जलमंडल बिल्कुल सर, स्थलमंडल यस सर, वायुमंडल तो यहाँ ना, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। 79 में कहा जा रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है। तो यहाँ पे अगर कीड़े मकोड़े को वो खाता है, ठीक है ना, और फिर उसको खा जाता है सांप, बिच्छू सांप खा जाते हैं, तो 79 का हमारा जो आंसर हो जाएगा बी में, द्वितीयक में, ठीक है ना, द्वितीयक में। अगला जो है 80 है, और ये प्रश्न जो है आज का वो ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है, ठीक है ना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको खास ये ध्यान रखना है कि टोटल 80 नहीं करना होता है बाबू, आपको 40 प्रश्न का ही आंसर आपको देना है, ठीक है। ज़्यादा देने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम आपका ख़राब होगा। कोशिश करें कि 40 प्रश्न का ही उत्तर दें। निम्नांकित में से कौन एक जैव अनमनीकीर्णीय पदार्थ है, यानी कि जिसे हम जो सड़ता गलता नहीं, आसान सी भाषा में यही समझे। क्या वो डीडीटी हो जाएगा, कागज हो जाएगा, वाहित मल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कागज की अगर हम बात करें तो कागज तो गल जाता है, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। वाहित मल जल जो होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि गोबर है और भी सारा कुछ होता है ना, पुआल उवाल, ये सब सड़ वगैरह जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डीडीटी, ठीक है ना, डीडीटी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का टोटल ऑब्जेक्टिव, है ना, साइंस मॉडल पेपर ऑफिशियल ये मॉडल पेपर है। तो ये जानकारी जो है आपको, ये मॉडल पेपर जो है आज का सेशन जो है वो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आता है तो सेशन को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले और अपने सभी दोस्तों से करवाने की कोशिश भी करें। इस सेशन को देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।